एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां कुछ लोग मिलकर सालों तक एक इमारत खड़ी करते हैं। हाँ, एक एक ईंट जोड़कर। बिल्कुल। और उस इमारत में आसपास के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाता है और बीमार लोगों के मुफ्त इलाज के लिए क्लिनिक बनाया जाता है। जो कि बहुत ही नेक काम है। सही कहा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और फिर एक दिन अचानक एक कानूनी नोटिस आता है और कोई अनजान सरकारी अधिकारी आकर कहता है कि अब इस पूरी इमारत की चाबियां उसके पास रहेंगी। बाप रे, ये तो काफी डरावना है ना? वो अधिकारी चाहे तो इस स्कूल को चलाए, किसी और संस्था को दे दे या फिर इसे पूरी तरह से बेच दे। मतलब सुनने में ही किसी डिस्टोपियन फिल्म का सीन लगता है ना? बिल्कुल। ये एक ऐसा सिनारियो है जहां किसी का अपने ही बनाए हुए आशियाने और सालों की मेहनत पर कोई अधिकार नहीं बचता। जब किसी भी संस्था से उसका कंट्रोल अचानक छिनने का डर सामने आता है तो वो जमीनी स्तर पर बहुत बेचैनी पैदा करता है। और यही बेचैनी इस वक्त देश के एक बड़े हिस्से में साफ देखी जा सकती है। राइट। और इसी बेचैनी ने आज हमारे सामने एक बहुत बड़े कानूनी और राजनैतिक भूचाल को जन्म दिया है। आज हमारे पास सोर्सेज का एक पूरा स्टैक है जिसमें कानूनी ड्राफ्ट्स हैं, केरल से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं और दोनों राजनीतिक पक्षों के तीखे बयान हैं, जो कि इस पूरे मुद्दे को और भी पेचीदा बना देते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा या कहें इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि मार्च 2026 में लोकसभा में पेश किए गए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जिसे हम आमतौर पर FCRA बिल कहते हैं, उसने आखिर इतनी बड़ी हलचल क्यों मचा दी है। हम इस नए बिल के तकनीकी नियमों को डिकोड करेंगे, इस पर उठ रहे सवालों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे एक कागजी नियम केरल के चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार ने हाल ही में भारी विरोध के बाद इस बिल पर चर्चा टाल दी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। और कहानी इसलिए भी गहरी है क्योंकि ये सिर्फ एक रूटीन कानूनी बदलाव नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे सोर्सेस साफ दिखाते हैं कि यह बहस इस बुनियादी सवाल पर अटकी है कि विदेशी फंड से चलने वाली संस्थाओं पर आखिर नियंत्रण किसका होना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है। तो चलिए सीधे इस बिल के कोर मैकेनिज्म पर आते हैं। दुकान के उदाहरण से एक बात बहुत अच्छे से समझी जा सकती है। हाँ, बताइए। जैसे मान लीजिए किसी दुकानदार का लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाए, तो क्या मकान मालिक सीधे उस दुकान के सारे सामान पर कब्जा करके उसे बाजार में बेच सकता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। राइट। लीज खत्म होने का ये अर्थ तो नहीं कि दुकान के अंदर रखा हुआ कीमती सामान जो दुकानदार ने अपनी मेहनत से खरीदा था वो मकान मालिक की संपत्ति हो गया। इस एनोलॉजी को अगर हम FCRA पर लागू करें तो मौजूदा सेक्शन 15 को बदलकर इस नए, जिसे वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कह रहे हैं, उसको लाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? ये एनालॉजी इस स्थिति पर बहुत सटीक बैठती है। मैं समझाता हूँ। अगर हम मौजूदा सेक्शन 15 की बात करें तो उसमें पहले से कुछ प्रावधान थे कि अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस कैंसिल होता है तो उसके फंड्स का क्या होगा। लेकिन सरकार का नजरिया पूरी तरह से सिस्टम की कमियों को दूर करने और सुरक्षा के लेंस से आ रहा है। सरकार का तर्क है कि इस नए बिल का प्राथमिक लक्ष्य उन ऑपरेशनल और लीगल गैप्स को भरना है जो तब पैदा होते हैं जब किसी NGO का लाइसेंस कैंसिल होता है, सरेंडर किया जाता है या बस एक्सपायर हो जाता है। ओके, मतलब सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती। बिल्कुल। सरकार का स्पष्ट मानना है कि विदेशी फंड्स का कोई भी प्रवाह बिना कड़े सुपरविजन के नहीं होना चाहिए। लेकिन उस गैप को भरने के लिए जो तरीका निकाला गया है वो बहुत दिलचस्प है। ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आखिर काम कैसे करेगी? क्या ये सिर्फ एक सुपरवाइजरी बॉडी है, मतलब सिर्फ निगरानी रखेगी? नहीं, ये सिर्फ सुपरवाइजरी बॉडी नहीं है और सच कहूं तो इस बिल का सबसे विवादित हिस्सा यही है। अच्छा। हाँ, नया बिल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव रखता है। जब भी किसी NGO का लाइसेंस समाप्त होता है, चाहे वो कैंसिलेशन से हो या महज एक्सपायर होने से, तो ये अथॉरिटी उनके सभी विदेशी फंड्स और एसेट्स का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। पूरा कंट्रोल? हाँ, पूरा। वो सिर्फ उनकी देखरेख नहीं करेगी बल्कि उनका पूरी तरह से प्रबंधन करेगी। मतलब ये एक तरह का हॉस्टाइल सरकारी टेकओवर है? आप ऐसा कह सकती हैं।
क्योंकि मेरे सोर्स नोट्स में एक पॉइंट ने मुझे बहुत हैरान किया था। इस अथॉरिटी के पास ये पावर होगी कि वो इन संपत्तियों को किसी भी मंत्रालय, सरकारी विभाग या स्थानीय सरकार को ट्रांसफर कर सकती है। बिल्कुल। और तो और उनके पास इन एसेट्स को मार्केट में बेचने का भी पूरा अधिकार होगा। मतलब आपने स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला था और सरकार कह रही है कि अब हम इस बिल्डिंग को बेचकर शायद शॉपिंग मॉल बना देंगे। तकनीकी रूप से हाँ, उनके पास ये अधिकार होगा, और यही वो पावर है जिसने पूरे सिविल सोसाइटी सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करने की ये शक्ति बहुत व्यापक है। तो इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन? एक पेचीदा क्लॉज है। भारत में हजारों एनजीओ धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं जो मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे चलाते हैं। और वहाँ एसेट्स को बेचने या ट्रांसफर करने का मामला तो रातों रात दंगे करवा सकता है। उस स्थिति को बिल कैसे हैंडल कर रहा है? बिल में इस स्थिति के लिए एक स्पेसिफिक क्लॉज रखा गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप के मामले में ये अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति को उस जगह का मैनेजमेंट सौंप सकती है। ओके। लेकिन एक शर्त जोड़ी गई है कि उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर यानी उसका धार्मिक स्वरूप हर हाल में बरकरार रहना चाहिए। ये शर्त सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर मेरे दिमाग में कई सवाल आ रहे हैं। जैसे कि मतलब एक सरकारी अधिकारी बैठकर ये तय करेगा कि किसी चर्च या मंदिर का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है और उसे कैसे मेंटेन किया जाए, ये तो अपने आप में एक अलग विवाद को जन्म दे सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से विपक्ष का वो ड्रकोनियन कंट्रोल वाला तर्क सामने आता है। अगर हम विपक्ष के नजरिए से देखें तो डर इस बात का नहीं है कि चाबियां किसके पास हैं, डर इस बात का है कि उन चाबियों से कौन से ताले खोले जा रहे हैं। विपक्ष के नेता इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका तर्क है कि ये कानून सिविल सोसाइटी पर केंद्र सरकार को अत्यधिक कठोर और निरंकुश नियंत्रण दे देगा। मैंने सोर्स मटेरियल में एक बहुत दिलचस्प पैटर्न नोटिस किया। विपक्ष ये कह रहा है कि सजा अपराध के अनुपात में नहीं है। हाँ, प्रोपोर्शनल नहीं है। राइट। मतलब मान लीजिए कि किसी एनजीओ का काम बहुत अच्छा चल रहा है, वे जमीन पर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका सीए बीमार पड़ गया और उनका रिन्यूअल एप्लीकेशन थोड़े दिन लेट हो गया, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, या फिर एप्लीकेशन सरकार के पास प्रोसेसिंग में ही महीनों अटका हुआ है, जो कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में कोई नई बात नहीं है। तो क्या महज इस लाल फीताशाही के कारण सरकार उनकी सारी संपत्तियां जब्त कर लेगी? यही विपक्ष के डर का सबसे बड़ा कारण है। जब कानून में एक्सपायरी शब्द को भी कैंसिलेशन के बराबर खड़ा कर दिया जाता है तो संस्थाओं को लगता है कि महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिले की वजह से वे अपना सब कुछ खो सकते हैं। राहुल गांधी का जो बयान हमारे सोर्सेज में है वो इसी भावना को दर्शाता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कानून सामाजिक संस्थाओं को पूरी तरह से केंद्र सरकार के रहमो-करम पर छोड़ देगा। उनका अस्तित्व पूरी तरह से सरकार की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा। और एक और पैटर्न जो मुझे सोर्सेज में दिखा वो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से इसकी तुलना। कई विपक्षी नेता सीधे तौर पर इस नए एफसीआरए बिल को वक्फ बिल के पैरेलल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, ये तुलना काफी हो रही है आजकल। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या सच में इनका लीगल फ्रेमवर्क एक जैसा है? इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है कि लोग इन्हें जोड़कर देख रहे हैं? अगर हम कानूनी मैकेनिज्म की बात करें तो हाँ, एक बहुत स्पष्ट पैरेलल दिखाई देता है। दोनों ही कानूनों में एक ऐसी अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है जिसे संपत्तियों के प्रबंधन और ट्रांसफर के असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं। अच्छा। विपक्ष का तर्क है कि दोनों ही मामलों में, चाहे वो वक्फ संपत्तियां हों या एनजीओ के एसेट्स, सरकार एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर के जरिए कम्युनिटी कंट्रोल को बाईपास कर रही है। ये अधिकारों के ओवररीच का एक समान पैटर्न दिखाता है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई ऐसा लीगल मैकेनिज्म बनता है जो सीधे प्रॉपर्टी और कम्युनिटी कंट्रोल पर असर डालता है, तो वो सिर्फ संसद की बहसों तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। वो जमीन पर उतरकर चुनाव का मुद्दा बन जाता है। और यही हमारी इस चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ है। केरला के चुनाव। राइट। एग्जैक्टली। 9 अप्रैल को केरला में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक नेशनल लेवल का एफसीआरए बिल अचानक से केरला के चुनाव का सेंटर स्टेज कैसे बन गया? इस पूरे समीकरण को समझने के लिए हमें केरला के डेमोग्राफिक्स और वहां के सोशल सेक्टर के स्ट्रक्चर को समझना होगा। ओके। केरला की कुल आबादी में लगभग 18% ईसाई समुदाय के लोग हैं। और केरला में बहुत सी प्रमुख सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं इसी समुदाय से जुड़े संगठनों द्वारा चलाई जाती हैं। और ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर काम करने के लिए एफसीआरए फंड्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है ना? बिल्कुल। यही वजह है कि कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इस बिल पर इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि ये बिल उन माइनॉरिटी और सिविल सोसाइटी संगठनों के ऑपरेशनल सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।
आप सोचिए, अगर किसी बड़े मिशनरी अस्पताल का एफसीआरए लाइसेंस किसी तकनीकी कारण से एक्सपायर हो जाता है, तो इस नए कानून के तहत डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उनके सारे बैंक अकाउंट्स और बिल्डिंग्स को टेक ओवर कर लेगी। अरे बाप रे! हाँ, वो अस्पताल रातों रात बंद हो सकता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल लीगल डिबेट नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है जो उन अस्पतालों या स्कूलों पर निर्भर हैं। सही कहा। और चुनाव के माहौल में ऐसी स्थिति किसी भी राजनीतिक दल के लिए इग्नोर करना नामुमकिन है। एकदम सटीक बात। चुनावी माहौल में ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसने धुर विरोधियों को भी एक सुर में बोलने पर मजबूर कर दिया है। अच्छा। हाँ, केरल की दोनों मुख्य पार्टियां, सत्ताधारी एलडीएफ और विपक्षी पार्टी कांग्रेस, इस बिल की कड़ी निंदा कर रही हैं। जो कि आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। बिल्कुल, दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस बिल को कम्युनिटी वेलफेयर संस्थाओं के लिए एक सीधा और गंभीर खतरा बताया है। इस बिल के खिलाफ केरल में जो आवाज उठी है, उसने सीधे दिल्ली तक अपना असर दिखाया है। तो अब इस कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। अगर इतना भारी विरोध हो रहा है, विपक्ष इसे वक्फ बिल से जोड़ रहा है और केरल में चुनाव सिर पर हैं, तो सरकार का इस बिल को लाने के पीछे का लॉजिक क्या है? ये जानना भी जरूरी है। मैंने सोर्सेज में राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान पढ़ा, जहां उन्होंने इस बिल का बचाव करते हुए जबरन धर्मांतरण यानी फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन्स की बात की है। जी, सरकार का मुख्य तर्क यही है कि विदेशी फंड्स का इस्तेमाल गलत इरादों के साथ किया जा रहा है और देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उनका मानना है कि कुछ संस्थाएं सेवा के नाम पर धर्मांतरण का एजेंडा चला रही हैं। लेकिन यहाँ मुझे सरकार के लॉजिक में गैप दिखाई देता है। वो कैसे? मैं समझ सकती हूँ कि गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना सरकार का काम है, लेकिन एक एनजीओ का रिन्यूअल एप्लीकेशन लेट होने और जबरन धर्मांतरण के बीच क्या सीधा कनेक्शन है? अगर किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो क्या इसका मतलब ये है कि वे धर्मांतरण कर रहे थे? ये तो है। एसेट्स जब्त करने का यह मैकेनिज्म धर्मांतरण को तकनीकी रूप से कैसे रोकता है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। सरकार के नजरिए से इसे एक ब्लैंकेट अप्रोच के रूप में देखा जा सकता है। ओके। उनका मानना है कि जब तक किसी संस्था का पूरा फाइनेंशियल ऑडिट और रिन्यूअल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उनके फंड्स को फ्रीज करना या टेक ओवर करना जरूरी है, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए ना हो सके। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात। एक तरह से हाँ। सरकार का यह भी तर्क है कि जो संस्थाएं सही काम कर रही हैं और जिनके पेपर्स अप टू डेट हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कानून सिर्फ उन लोगों पर लगाम कसने के लिए है जो सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ब्यूरोक्रेसी में पेपर्स अप टू डेट रखना सिर्फ संस्था के हाथ में नहीं होता। कई बार सरकारी विभागों की तरफ से भी सालों की देरी होती है। हाँ, वो तो एक ग्राउंड रियलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। खैर, अगर सरकार अपने सुरक्षा वाले तर्कों पर इतनी ही स्पष्ट और कॉन्फिडेंट है, तो फिर भारी विरोध के बाद इस बिल पर चर्चा को अभी के लिए टाल क्यों दिया गया? क्या ये केरल चुनाव के दबाव का सीधा नतीजा है? टाइमिंग को देखते हुए इसे पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को समझना होगा। ओके। केरल में हो रहे भारी विरोध के बीच बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर का बयान इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। चंद्रशेखर के मुताबिक संसद में इस बिल पर चर्चा इसलिए टाली गई है ताकि सरकार को जनता के बीच जाकर इस बिल के सही उद्देश्यों को समझाने का पर्याप्त समय मिल सके। मतलब सरकार का ये मानना है कि असल में बिल में कोई खराबी नहीं है, बल्कि लोगों में इसे लेकर सिर्फ भ्रम फैलाया गया है। बिल्कुल। बीजेपी का आधिकारिक तर्क यही है कि विपक्ष ने इस बिल को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया है और जनता के मन में जानबूझकर गलतफहमियां पैदा की हैं। राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि सरकार कदम पीछे नहीं खींच रही है, बल्कि एक पॉज ले रही है। वे इस समय का इस्तेमाल एक डायलॉग स्थापित करने और उन गलतफहमियों को दूर करने में करना चाहते हैं, ताकि जब ये बिल वापस संसद के पटल पर आए तो पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ ना हो। इस पूरी चर्चा का अगर हम निचोड़ निकालें तो तस्वीर बहुत ही जटिल लेकिन साफ नजर आती है। हाँ, दोनों पक्षों की अपनी दलीलें हैं। एक तरफ सरकार है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और विदेशी फंड्स के गलत इस्तेमाल को पूरी तरह से रोकना है। उनके लिए ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का एक जरूरी टूल है। राइट। और दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी और अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं जो जमीन पर जरूरतमंदों के लिए काम कर रही हैं। उन्हें ये डर सताता है कि एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव देरी या किसी एक अधिकारी की नाराजगी उनके दशकों के कल्याणकारी कामों को रातों रात खत्म कर सकती है। ये सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता का एक बहुत ही क्लासिक टकराव है,
जब भी राज्य अपनी शक्तियों का इस तरह विस्तार करता है तो अधिकारों के हनन का डर स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। दोनों ही पक्षों की अपनी चिंताएं हैं जो उनके अपने कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल वैध हैं। बिल्कुल। अब देखना यह है कि जब ये बिल वापस संसद में आता है तो क्या इसमें कोई बदलाव किए जाते हैं या सरकार इसे इसी रूप में पास करवाने की कोशिश करती है। और यही स्थिति एक बहुत ही गहरे विचार को जन्म देती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस ग्लोबलाइज्ड दौर में जब सारी दुनिया आपस में इतनी गहराई से जुड़ी हुई है, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं इतनी हावी हो जानी चाहिए कि हम उन सामाजिक संस्थाओं का गला घोट दें जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट पर निर्भर हैं? बहुत ही जरूरी सवाल है ये। क्या किसी भी नए और सख्त कानून का डर समाज में हो रहे विकास और भलाई की रफ्तार को धीमा कर देगा? वो इमारत जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, जिसे एक एक ईंट जोड़कर बहुत मेहनत से बनाया गया था, क्या उसके दरवाजे हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुले रहेंगे? या चाबियां छीनने के डर से भविष्य में ऐसी इमारतों का निर्माण ही हमेशा के लिए रुक जाएगा? सोचने वाली बात है।